चलो देखो दूसरी प्रश्नावली लेते हैं हम, यूनिट दूसरी है, ठीक है भाई। देखो इसमें जितने सवाल बनाए हैं मैंने, इसमें इस प्रश्नावली के लिए मैंने जितनी ज़्यादा मेहनत की उससे ज़्यादा किसी में नहीं की है, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल इतने सारे बने हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे पहला सवाल है अबसद वाले, ठीक है, मैं यही करा देता हूँ अबसद वाले, तो इसके पीछे चलो देखो, बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य होंगे। देखो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात के समीकरणों की शून्यों की संख्या होती है 2, कितनी होती है 2, इसका आंसर पड़ा है 2, ठीक है। द्विघात में समीकरण की संख्या मतलब शून्य कितने होते हैं 2, या मूल के तो भी 2, ठीक है। और जो द्विघात समीकरण होता है उसकी आकृति जो बनाते हैं हम, ग्राफ बनता है उसका परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है? परवलयाकार, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ बनता है। एग्जाम में मतलब ग्राफ का प्रकार भी पूछ सकते, द्विघात का निम्न समीकरण होगा तो ग्राफ दे दे 4, एक ऐसा दे दे, एक ऐसा दे दे, एक आपको ऐसा दे दे, मतलब किसी प्रकार का सवाल बन सकता है, ठीक है। जैसे अगला सवाल है, एक आलेख की आकृति परवलयाकार है तो ये किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा? परवलय मतलब ऐसा, ठीक है। तो एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, उपयुक्त सभी, तो ये होगा द्विघातीय। ध्यान रखना द्विघात बहुपद का हमेशा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? परवलयाकार। परवलयाकार कैसा होता है? इस प्रकार का, ठीक है। ये होता है आपका परवलयाकार, ठीक है। तो यहाँ में पूछ ले परवलयाकार निम्न में से है तो ऐसी ग्राफ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको पहचान करके लिखना, मतलब सवाल किसी प्रकार का बन सकता है। अगला सवाल है तीसरा, ये कह रहा है शून्यों का गुणनफल। देखो ध्यान दो, यहाँ मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब शून्यों से संबंधित अगर योग का पूछे, ठीक है, कोई भी, जैसे ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हमें पता है इसके रूप का होता है द्विघात समीकरण। ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या है, सी कोई क्या है? संख्या। अगर हमें शून्यों का योग याद करना है तो हम क्या करते हैं? शून्यों का योग मतलब शून्य को मानते हैं अल्फा और बीटा, शून्य को क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। और शून्यों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। और शून्यों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा वो होता है आपका सी बट्टा ए। तो हमें इस प्रश्न में देखो ये कह रहा है शून्यों का गुणनफल होगा, तो इस समीकरण में देखोगे एक्स स्क्वायर गुणे में क्या है? ए का मान यहाँ पर क्या है? 1, ए का मान तो यहाँ पर क्या है? 1। एक्स के गुणे में जो बी है, बी का मान यहाँ पर क्या है आपका? -4। और सी है ही नहीं तो सी कितना हो गया? 0। और शून्य का गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए, यानी 0 बट्टा ए का मान 1 है तो 0 में 1 का भाग देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ध्यान देना, ये ए बी सी का मान इसमें दे नहीं रखा है तो सी का मान क्या हो जाएगा? 0। तो शून्य का गुणनफल पूछा है तो गुणनफल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अगला सवाल है, चलो अगला सवाल, ये कह रहा है बहुपद 2x - 1 है तो px का शून्य का हमें शून्य ज्ञात करना है। 2x - 1 का क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो बराबर क्या लिखेंगे? 0। माइनस का 1 उधर गया है तो प्लस का, और इंटू की संख्या आपकी आ जाएगी बट्टे में, तो x का मान आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। अगला सवाल देखो, ये वापस आ गया है। यदि ए और बी, अल्फा और बीटा की जगह क्या दे रखा है? ए और बी बहुपद के शून्य है। क्या कहा इसने? शून्य है। तो ए और बी का बीच में क्या गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये पूछ रहा है ए और बी यानी शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए। देखो मैंने अभी पढ़ाया, शून्यों का गुणनफल यानी सी बट्टा ए। यहाँ अल्फा बीटा की जगह क्या दे रखे हैं इसने? शून्य। ए और बी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ए और बी। तो शून्यों का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा ए। सी अपना यहाँ पर क्या है? 8 है। सी अपना क्या है? 8। और एक ए का मान यहाँ पर 1 है तो सी बट्टा ए यानी 8/1 का आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आंसर आपका इसमें क्या होगा? 8, ठीक है। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? 8। चलो अगला सवाल, चलो ये कह रहा है बहुपद अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी शून्य किस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सी का मान ज्ञात करना है। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी, ये दे रखा है बहुपद। देखो इस बहुपद को हम सरल करते हैं पहले।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस पी को एक्स से गुणा किया तो पी एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस पी को एक से गुणा किया तो पी माइनस सी। ठीक है, अब देखो भाई ये एक्स स्क्वायर के गुणे में होगा वो क्या होगा ए, यानी ए का मान है यहाँ पर एक, एक्स के गुणे में जो होगा वो क्या होगा बी, यानी बी का मान है हमारे पास माइनस पी, और पीछे जो भी बचा है वो क्या है आपका सी, यानी माइनस पी माइनस सी, ये आपका क्या है सी। अब शर्त क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला सी का मान ज्ञात, ये वाला मतलब इस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो आएगा अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से गुणा किया तो यहाँ प्लस है, सॉरी, ठीक है अल्फा, अब 1 को बीटा से गुणा किया तो बीटा, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बराबर क्या है 0। देखो ये तो है शून्यों का गुणनफल, ये है शून्यों का योग, तो हम पहले यहाँ पर शून्यों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लें। चलो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस का माइनस, बी का मान क्या है हमारे पास माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी बटा ए क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस माइनस प्लस यानी पी, यानी शून्यों का योग यहाँ क्या आ जाएगा पी, शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा होता है सी बटा ए, तो सी कितना है माइनस पी माइनस सी बटा 1, यानी उत्तर क्या आ जाएगा ये आएगा, यानी यहाँ आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा माइनस पी और माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा आपका पी प्लस 1 बराबर क्या है 0। अब देखो ये पी से पी, सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये पी से पी क्या हो गया कट हो गया, पीछे यहाँ क्या बचा माइनस सी और प्लस 1, माइनस सी प्लस 1 बराबर कितना है 0, माइनस का सी उधर गया तो प्लस का है, यानी सी बराबर क्या आ गया आपका 1, 1 बराबर सी है तो सी बराबर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, चलो अगला सवाल, यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 और ax प्लस x प्लस बी बराबर 1 का एक विनिष्ट मूल्य तो ए बी का मान ज्ञात करना है। चलो देखो x बराबर 1 दे रखा है और पहला समीकरण हमारे पास इन ए बी का यानी ए का मान ज्ञात करना है और बी का मान ज्ञात करना, फिर इन दोनों का क्या करना है गुणा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर क्या है 0। चलो x का मान 1 लगाओ यहाँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 3 बराबर कितना है 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 को ए से गुणा किया तो ए, ए को ए से गुणा किया तो ए, ये प्लस के 3 उधर गए तो हो गए आपके माइनस के, ए और ए कितने हो गए 2a माइनस 3, ए का मान यहाँ से क्या आएगा माइनस 3 बटा 2, ए का मान आपके पास यहाँ पर क्या आएगा। चलो यहाँ ज्ञात करते हैं बी का मान, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी बराबर क्या है 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस बी बराबर क्या है 0, तो बी का मान यहाँ क्या आ रहा है -2 आ रहा है। हमें प्रश्न में क्या पूछा है ए बी का मान, ए बी यानी ए और बी के बीच में क्या है गुणा, तो -3 बटा 2 इंटू हो जाएगा आपका -2, तो माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 क्या हो गए कट गए, तो ए बी का मान आपके पास आ जाएगा 3, ए बी का मान आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर। चलो अगला सवाल, द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो बी का मान ज्ञात करो। देखो भाई सवाल है 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये दे रखा है आपके पास द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये कह रहा है एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है व्युत्क्रम, तो मानना पहला शून्य कुछ भी मान लो p मान लिया, पहला शून्य, दूसरा इसका क्या है व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ये p बटा 1 है तो इसका हो जाएगा ये 1 बटा p। हमें कह रहा b का मान, यहाँ b देखो क्या है c है ना, b मान यहाँ पर क्या है c, क्योंकि द्विघात समीकरण में ये किसका रूप होता है c का, यानी हमें यहाँ ज्ञात करना है शून्यों का गुणनफल, क्या ज्ञात करना है शून्यों का गुणनफल जो होता है c बटा a, क्या होता है c बटा a, और ये शून्य दे रखे
पी इंटू 1/p, और सी का मान यहाँ क्या है बी, सी का मान यहाँ क्या है बी, और ए का मान यहाँ पर कितना है 2। चलो पी से पी कट गया, वज्र गुणा कर लो, बी को यहाँ एक बार कटा, बी को 1 से गुणा किया तो बी, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2। ये आपका आ जाएगा आंसर। चलो अगला सवाल, ये कह रहा है यदि बहुपद x² - 2x + k = 0 का एक शून्यक 3 है। ये कह रहा है एक शून्यक जो है x बराबर कितना है 3 है, और द्विघात समीकरण आपके पास x² - 2x + k = 0 है, तो k का मान ज्ञात करना है। चलो x का मान रखो 3 यहाँ पर, प्लस k बराबर हो जाएगा 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, -2 तिया हो गए 6, प्लस k बराबर 0। 9 में से 6 गए 3, प्लस k बराबर 0। तो k का मान आपके पास क्या आएगा यहाँ पर -3। k का मान यहाँ पर क्या आएगा आपके पास -3। चलो आगे देखो, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये दे रखा है बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। देखो ये कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -2, और अल्फा बीटा दे रखा है आपके पास में 1/5। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुपद का, मतलब योग और गुणनफल जब दे रखा है उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर सकते हो। x² माइनस शून्यकों का गुणन योग कितना दे रखा है -2, चलो यहाँ लगाओ -2 गुणा x, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/5, तो यहाँ लगाओ 1/5 बराबर 0। x² का x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को x से गुणा किया तो 2x, प्लस 1/5 का 1/5 बराबर 0। यहाँ देखो बट्टे में क्या है 5 है, तो 5 को सभी से क्या कर लो गुणा, तो 5 × x², 5 × 2x प्लस 5 × 1/5 बराबर 0। 5 से 5 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 5x² प्लस 5 दूनी 10x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद क्या मिल जाएगा, ये वाला द्विघात बहुपद आपको क्या मिलेगा ये। ठीक है, चलो अगला सवाल है। देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला सवाल आपके पास है कि 6x² -3 -7x। पहले देखो इसको तो आपको सही क्रम में लिखना पड़ेगा, ये a, ये c और ये b, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आपको पहले लिखना है इसको। ठीक है, तो x² आएगा पहले, फिर आएगा x का पद, फिर आएगा अचर पद। ठीक है, तो इस प्रकार का ये समीकरण बन गया। हमें इसने क्या पूछा है शून्यकों का योग और गुणनफल, हम गुणनखंड नहीं करने, ये पूछ रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है -b/a। तो -b का मान यहाँ पर देखो, माइनस का तो माइनस, b का मान यहाँ पर क्या है -7/a का मान यहाँ पर क्या है 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका आंसर हो जाएगा शून्यकों का योग कितना आ जाएगा 7/6। गुणनफल पूछे तो दोनों का क्या कर दो गुणनफल, यानी c/a, c का मान यहाँ पर 3 है और a का मान यहाँ पर क्या है 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ये जरूर लिखे आप एग्जाम में कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है, a का मान b का मान c का मान पहले लिखे, फिर शून्यकों का योग बराबर -b/a, गुणनफल बराबर c/a, उसके बाद ही करें। ठीक है, देखो मैं अगर एक एक चीज़ आराम से बताना चाहूँगा तो इतना लंबा वीडियो बनेगा कि आप खुद नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं जितना हो सके शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, और जो होशियार बच्चे हैं वो तो किसी तरह का सवाल आएगा, मतलब जैसे समझा रहा हूँ वो उसको बड़ी विधि से कर सकते हैं, और कमज़ोर जो हैं उनको भी घबराना नहीं है, आपको सवाल करना आ गया ना तो आप ही कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल, बहुपद ax² प्लस 7x प्लस 5, शून्यकों का गुणनफल कितना है 10,
शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। चलो सी का मान यहाँ बोलो 5 और ए का मान क्या है ए बराबर क्या है 10। चलो कर लो वज्र गुणा, ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 5 इंटू की संख्या बट्टे में ए बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 10। ए का मान आपके पास आ जाएगा 1 बट्टा 2। ए का मान क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2। चलो देखो अगला सवाल, ये कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस सी के शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के। ठीक है, तो इसमें ज्ञात करना है इसमें ज्ञात करना है सी का मान। क्या ज्ञात करना है सी का मान। तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए और ये होता है सी बटा ए। माइनस का तो माइनस आएगा, बी का मान यहाँ पर क्या है 5 है, ए का मान यहाँ क्या है 3 है, सी का मान यहाँ है माइनस सी और ए का मान यहाँ पर है 3। तो देखो 3 से 3 कट गए, माइनस से माइनस कट गया, सी बराबर क्या आ गया 5, यानी 5 बराबर सी है तो सी बराबर क्या हो जाएगा 5। ये इसका आंसर। अगला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो ये अभी तक जो जितने भी सारे सवाल है एक एक नंबर के, ये पढ़ लिए ना आपने तो इससे बाहर क्या जाएगा भाई, कुछ नहीं जाने वाला, इससे बाहर जाने वाला है ही नहीं सवाल। आप बस पढ़ते जाओ, सवाल मिलाओ, सारी संख्या बदलेगी एग्जाम के अंदर, और हो सकता है पिछले इस पेपर की तरह इसमें भी ना बदले। ठीक है, माइनस का ना उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस रूट 9, और रूट 9 का मान कितना होता है प्लस माइनस 3। 2 शून्य आ जाएंगे, एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3। आपको शून्य ज्ञात करने इसके, शून्य का आगे x बराबर 3 और x बराबर माइनस 3। चलो अगला सवाल, ये तीसरा सवाल ये कह रहा है बहुपदी के शून्य ज्ञात करो। बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं आपको शून्य। तो एक्स स्क्वायर, देखो ये रहा माइनस 2x माइनस 8 के क्या ज्ञात करने हैं आपको शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं शून्य। चलो देखो शून्य गुणा करने पर तो आपके हैं 8 और घटाने पर यहाँ पर कितने हैं 2, यानी गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2। देखो वहाँ पर बहुपद आएगा फिक्स है, द्विघात समीकरण एक आएगा, उसको आपको शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर हर संख्या क्या आएगी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए हल करना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये संख्या है, ये संख्या है तो आप कर सकते हो। इसी तरह की ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इस गुणनखंडों को हल करने के लिए आपने जिसको आते हैं ना उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तब जाके ये आए होंगे। ठीक है, तो देखो गुणा करने पर 8 है और घटाने पर यहाँ बाकी है, तो घटाने पर कितने हैं 2। तो ऐसे कौन से 2 अंक है जिनको गुणा करने पर तो 8 आए और घटाए तब 2 आए। तो हमें पता है 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2, इन 4 में से 2 गए तो 2 आएंगे, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आएगा माइनस, एक बार आपको लिखना है 4x और एक बार लिखना है आपको 2x। यहाँ जाएगा 4x, ये माइनस और ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, एक बार क्या लिखना है आपको 2x माइनस 8 का माइनस 8। चलो इन दोनों में से भी लेना है कॉमन और इन दोनों में से भी लेना है कॉमन। यहाँ x आ जाएगा कॉमन इन दोनों में से, पीछे आपका बचा x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका प्लस 2, पीछे बचेगा x माइनस 4। तो एक बार आप लिख दो x माइनस 4 को, एक बार लिख दो आप x प्लस 2 को। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, ये मान आ जाएंगे। अगला सवाल, ये कह रहे हैं बहुपद के शून्य ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य दे रखे हैं, यानी एक शून्य दे रखा है -2 और दूसरा दे रखा है -5। बहुपद ज्ञात करना। देखो अब शून्य दे रखे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने बताया है
क्या है फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल बराबर क्या लगाना है 0। चलो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग यानी -2 प्लस -7 गुणा क्या करना है एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल यानी -2 इंटू -5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस चलो -2 और ये हो जाएंगे -5 सॉरी ठीक है 7 नहीं है कितने हैं 5 है गुणा एक्स प्लस 5 दूनी कितने हो जाएंगे 5 दूनी हो जाएंगे 10 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। चलो एक्स स्क्वायर माइनस ये कोष्टक के अंदर हो गए -7 गुणा एक्स प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +7 एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो आपका बहुपद आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला एक भाग का है, भाग देना है आपको, ठीक है। देखो भाग का मैं बता देता हूँ, अगर ऑप्शन में आ जाए अबसद का आ जाए आपको शेषफल पूछे तो आपको शेषफल कैसे ज्ञात करना है, और अगर 2 नंबर का आ जाए 2 नंबर के अंदर आ जाए भाग ज्ञात करो तो छोटा सवाल आएगा इसी तरह का, तो वो आपको कैसे ज्ञात करना। देखो आपको शेषफल का पूछे, आपको पूछे शेषफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, जैसे यहाँ x+2 का भाग देना है इसमें, ठीक है। तो आपको शेषफल ज्ञात करना, मान लो अबसद आ गया तो किस प्रकार करोगे, और भाग का पूछे तो किस प्रकार ज्ञात करोगे। अबसद आ गया तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। या -2 आपको रखना है, जो भी आंसर होता है वो आपका शेषफल होगा, वो आपका क्या होगा शेषफल। जैसे यहाँ रखते हैं 2x² + 3x + 1, चलो x का मान कितना है -2 + 1, ठीक है। ये px बराबर, और x का मान हमने रखा है 3 सॉरी -2, ठीक है। चलो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि -2 × -2 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 दूनी 6 + 1, ये हो गया 4 दूनी 8 -6 + 1, तो 8 में से 6 गई 2 2 और 1 कितना आ जाएगा शेषफल 3 आएगा। शेषफल क्या आएगा 3। तो इस तरह का सवाल अगर अबसदम आए तो आप इस तरह से ज्ञात करना, क्यों भाग करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। अब हम करते हैं भाग, अब हम क्या करते हैं भाग करते हैं। चलो ध्यान से समझ लेना भाग, वैसे लगभग न के बराबर आने वाला है भाग, क्यों भाग आता है 3 नंबर के अंदर, और 2 नंबर के अंदर आया तो ऐसे ही छोटा भाग आएगा, बड़ा भाग नहीं आने वाला है, ठीक है। 2x² + 3x + 1। चलो सबसे पहले यहाँ जो पद है वो पद का आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे x का भाग इसमें देंगे तो घात क्या हो जाएगी कम, यानी यहाँ आपका आ जाएगा 2x, 2 घात की क्या हो जाएगी 1 घात हो जाएगी, पीछे क्या बचा 2x। अब 2x को आप x से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 2x², और 2x को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4x, 4x के नीचे, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये हो जाएंगे आपके कट, और 3 में से 4 गए, इन 3 प्लस के और 4 माइनस के, पीछे बचेगा 1 यानी -x, और ये +1 का +1। चलो अब x में x का भाग दो, पीछे बचा -1, यानी किसी में किसी का भाग दोगे एक ही आएगा, वो की वो संख्या है तो माइनस है तो माइनस आ गया। अब -1 को x से गुणा किया तो -x, और -1 को +2 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा -2। चलो निशान बदल दो, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का, ये कट जाएंगे, 1 और 2 कितने हो गए 3। देखो शेषफल यहाँ पर भी 3 आ रहा है, शेषफल यहाँ पर भी 3 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में शेषफल पूछे अबसद के अंदर तो ऐसा करना है, भाग देने का बोले तो ऐसे करना है, ठीक है। और आपको ये भाग नहीं आता तो आप ऐसे करके आ जाना, ठीक है। वो आधा 1 नंबर तो देगा ही, 2 नंबर का सवाल होगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये सेकंड प्रश्नावली हो गई पूरी, और सेकंड प्रश्नावली में से इससे बाहर जाने वाला सवाल है नहीं। अब लेते हैं आपकी चौथी प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली 4 है आपके अभी, ठीक है। ये प्रश्नावली दूसरी और चौथी दोनों समान प्रश्नावली, एक जैसी प्रश्नावली है। इसमें देखो बड़े सवाल आप कहेंगे नहीं, 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के वाले ही आएंगे, तो बड़े सवालों को मतलब ज़्यादा ध्यान देना नहीं, उनके सब आपको सिर्फ समीकरण बनाने आने चाहिए, ठीक है। पूरा आपको हल करने का नहीं पूछेगा। चौथी प्रश्नावली में देखो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्विघात समीकरण को हल करने की नहीं है, ये पूछ रहा है। देखो द्विघात समीकरण हल करने की विधि नहीं है, ठीक है।
तो आपको पता है गुणनखंड है, द्विघात सूत्र भी है और पूर्ण वर्ग भी है। प्रतिस्थापन जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है, तो ये प्रतिस्थापन विधि आपकी नहीं होगी। और प्रश्न में पूछ रहे द्विघात समीकरण की विधि है तो ये तीनों आएगी और वहाँ लिखा होगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपका राइट होगा। नहीं है तो आ सकता है प्रतिस्थापन विधि। अब अगला सवाल है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात यानी जिसकी दो घात अधिक से अधिक दो घात नहीं है। यहाँ पर देखो अधिक से अधिक दो घात है, अधिक से अधिक दो घात है, यहाँ अधिक से अधिक कितनी घात है 3, तो ये बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ ये द्विघात बहुपद है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो स हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 4.40 बराबर 0 के मूल है। इस सवाल को आप खुद करने का प्रयास करें, उसके बाद देखते हैं आपका उत्तर सही आता है या गलत। ठीक है, एक बार वीडियो रोक कर करें, तब तक मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, देखो चलो माइनस का ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 0.04। अब देखो जहाँ से दशमलव हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, यानी x² का मान आ गया आपके पास 4/100। क्या आ जाएगा 4/100। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ लगेगा आपके पास प्लस माइनस वर्गमूल 4/100। और हमें पता है कि √4 का मान तो होता है 2 और √100 का मान होता है 10, यानी x का मान आपके पास आ जाएगा 0.2 प्लस माइनस, यानी बट्टे में 1 जीरो तो एक संख्या पहले क्या लगेगा यहाँ पर दशमलव। चलो अगला सवाल देखो, ये कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हैं। ठीक है, समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल पूछा है इसने, मूल कैसे। ठीक है, तो ध्यान दो, पहला है वास्तविक व बराबर, दूसरा है वास्तविक भिन्न भिन्न, तीसरा वास्तविक नहीं और चौथा है वास्तविक। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, या उपयुक्त सभी, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, इन्हीं उत्तर जो होगा इन तीनों में से ही होगा। चलो आगे देख, तो यहाँ पर a का मान है 2, b का मान क्या है -4 और c का मान है 3। हम ज्ञात करते हैं विविध कर। क्या ज्ञात करते हैं, विविध कर। देखो विविध कर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। देखो एक बात जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझ लें, आपके विविध कर का भी कैसे भी सवाल आ गया आप कर लोगे। ठीक है, देखो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac या d का मान आपके प्लस का आ रहा है, कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी b² माइनस 4ac कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी जो भी आप इसका हल निकालोगे वो प्लस की संख्या आ रही है। प्लस की संख्या का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ी होगी। प्लस की संख्या का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ी होगी, यानी अगर प्लस की संख्या आ रही है तो आपके जो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, वह मूल जो होंगे वास्तविक वो भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न, यानी जो आपके शून्य आएंगे वो अलग अलग आएंगे। मूल वास्तविक वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। अगर आपका ये जो उत्तर है इसका मान b² माइनस 4ac को आप अलग करते हो, वो अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, यानी b² माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0, तो मूल जो होंगे वास्तविक व बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। कैसे होंगे, बराबर होंगे। और अगर b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाए, यानी क्या आ जाए, मतलब ये जो है -4ac से 0 अगर बड़ा हो जाए, यानी माइनस में उतर जाए, तो आपके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी वर्गमूल के अंदर आपके माइनस की संख्या आ जाएगी, कुछ भी आ जाओ माइनस x लिख देता हूँ। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक आएंगे तो उनके शून्य भी नहीं ज्ञात कर सकते हम। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं। अब देखो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये पूछ रहा है मूल कैसे हैं, तो देखो यहाँ से निकालते हैं इस फॉर्मूले से, b² माइनस 4ac, ये b का मान होगा -4। b का मान यहाँ क्या है, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 और b का मान क्या है 3। चलो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 और 8 दिया कितने हो गए 24। देखो 16 में से 24 गए -8,
और माइनस के 8 मतलब क्या है, मूल कैसे आपके वास्तविक नहीं, ये लिखना था वास्तविक नहीं या काल्पनिक, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान देना परीक्षा में, यहाँ पर मैंने दिए है वास्तविक व बराबर, वास्तविक भिन्न भिन्न, वास्तविक नहीं और इनमें से कोई नहीं। वहाँ ऑप्शन क्या आ सकते हैं, वहाँ ऑप्शन ये आ सकते हैं। पहला ऑप्शन आ सकता है आपका ये, दूसरा ऑप्शन आता है वहाँ पर ये, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है ये। यानी ये भाषा लिखी मैंने, वहाँ शर्तें आ सकती हैं। तो घबराना नहीं है, आपको ये चीज़ें समझ के जानी है तीनों, कि भाई वास्तविक व भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा, बराबर हो तो क्या शर्त होगी, और मूल काल्पनिक है तो क्या होगी, ठीक है। ये समझ के जाओगे तो आपका सवाल 100% इसमें से सवाल आना है, एक 100% सवाल आएगा, मतलब आएगा इस टॉपिक से, इस विविध कर से सवाल आना ही है, ठीक है। चलो आगे अगला पूछा, देखो विविध कर, यानी आपको विविध कर यानी b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। देखो ये तो हो गई इनकी प्रकृति, ये जो है ना कि मूलों की प्रकृति, यहाँ पर प्रश्न के अंदर मैंने लिखा नहीं मूलों की प्रकृति है, ये तो प्रकृति है, तो कैसी है, प्रकृति। अगर आपको विविध कर पूछे यानी सिर्फ d का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, d का मान। देखो अगला सवाल चलो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है आपके पास में 4x² - 6x + 3, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ b² - 4ac, ये d बराबर, ठीक है। चलो d बराबर b का मान है -6, 4 × a का मान 4 × c का मान 3। चलो 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी -6 का स्क्वायर -6 × -6 + 36 हो जाएंगे, 4 × 16 और 16 दिया 48, यानी डी का मान क्या आएगा आपके -12। डी का मान आपके क्या आएगा -12। तो ध्यान देना सवालों की संख्या यहाँ बदलेगी, इन दोनों में से एक सवाल आपको 100% मिलने वाला एग्जाम के अंदर, ठीक है। ध्यान देना पूरा अच्छी तरह से। अब देखो अगला सवाल, ध्यान दे एक बात और, कि जितने भी अबसद के सवाल दे रखे हैं वो 1 नंबर के अंदर हो सकते हैं, और 1 नंबर वाले जो है अबसद के अंदर आ सकते हैं। तो इन सवालों को अच्छी तरह से ध्यान रख के जाना, ठीक है। अगला सवाल देखो, मूल ज्ञात करने हेतु द्विघात समीकरण का सूत्र। मूल ज्ञात करने हेतु द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है द्विघात सूत्र के दो, द्विघात समीकरण सूत्र के दो, ठीक है। यह श्रीधर आचार्य सूत्र के दो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान देना, इनके सभी ये पर्यायवाची नाम है। ये कह रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो ध्यान देना, मानक रूप पूछे तो ये मानक रूप होगा। अगला सवाल है देखो, अगला सवाल कह रहा है कि यदि x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हैं, मूल क्या है, समान। देखो ध्यान दें, अभी ये अगला सवाल कह रहा है, चलो यहाँ करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ये कह रहा है मूल समान है तो k का मान याद करो। चलो मूल समान है, इसका मतलब क्या होगा, -b² - 4ac का मान 0 होगा, अभी तो मूल समान होंगे, वास्तविक व समान। चलो यहाँ b का मान क्या है, -k, 4 × a का मान है 1 और c का मान है 4, तो -k का स्क्वायर k² और 400 को हो गए 16 बराबर 0, -k 16 उधर गए तो +k² बराबर आ जाएगा आपका +-16, सॉरी रूट हटेगा यहाँ से, मतलब स्क्वायर हटेगा, यहाँ आ जाएगा +-√16, तो k का मान आपके पास आ जाएगा +-4। k का मान आपके पास क्या आएगा, +-4। सवाल अच्छी तरह से पढ़ के जाना ये, ठीक है। संख्या बदलेगी, ठीक है, हो सकता नहीं बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करो। देखो भाई दूसरे प्रश्नावली में हमने एक सवाल पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है, अब दोनों में से सवाल आएगा जरूर, कैसा आए, मूल पूछे तो वो बात है, गुणनखंड करना है, शून्य पूछे तो भी क्या करना है, गुणनखंड। यानी एक सवाल आपको इसके जैसा जरूर मिलेगा। गुणा करने पर हो जाते हैं 12 और जोड़ने पर है 1, ठीक है। मूल ज्ञात करने, गुणनखंड विधि द्वारा शायद ये सवाल, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ये गलती से स्प्रिंट है, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, घटाने पर क्या है 1, तो 4 दिया 12 और 4 में से 3 गए तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर होगा, ये सवाल है जो प्लस की जगह यहाँ क्या आएगा, माइनस,
ठीक है। तो गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, तो संख्या हमें मिल गई 4 × 3 और 4 - 3 बराबर क्या आएगा 1। ये 2 अंक होंगे। चलो ये ऐसा कैसा 6x² माइनस का माइनस, एक बार तो आपको लिखना है क्या 4x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक बार आपको लिखना है 3x, -2 का -2। चलो इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन देखो, एक तो x आएगा और एक क्या आ रहा है 2, यानी यहाँ कॉमन आ जाएंगे 2x। पीछे देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, 1x बार आ गया, पीछे बचा 1x माइनस x बार आ गया 2 का भाग 4 में 2 बार। चलो ये प्लस का क्या आ गया प्लस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा एक कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचेगा ये दोनों ही। चलो ये संख्या क्या आ रही समान, इसको एक बार लिख दो और एक बार आप इसे लिख दो 2x + 1। चलो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो x का मान ये आ जाएगा आपका 2/3। x का मान आपका क्या आ जाएगा 2/3। इसके शून्य ज्ञात करो, 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x का मान आ जाएगा आपका -1/2। x का मान आपके पास क्या आ जाएगा -1/2। चलो अगला सवाल है, देखो अगला सवाल जो दे रखा है ना, क्या कह रहा है, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। मतलब द्विघात समीकरण लिखना है। एक ऐसा सवाल कुछ भी आ सकता है किताब में से आपके, जिसको आपको किसके रूप में लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण के रूप में। तो किताब के जितने भी सवाल है उसको आपको समीकरण में बदलना आना चाहिए, ठीक है। समीकरण बदलने के ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपको उत्तर नहीं याद करना है, आपको किस में बदलना है, सिर्फ समीकरण के रूप में। ऐसे सवाल ध्यान रखना, क्योंकि आपके बड़े सवाल नहीं है। देखो इसको हम करते हैं यहाँ पर, ये कह रहा आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, यहाँ 20 की जगह ज़्यादा कर दो, क्यों भाई ये कह रहा है छोटी भुजा तो x मान लो, और विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना मीटर है 20 मीटर बड़ा, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक है 30 मीटर। तो ये भाई अगर 30 है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ आप 20 कर दो, यहाँ क्या कर दो 30 कर दो, ठीक है। तो ये वाली भुजा इस भुजा से क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ 30 यहाँ 20, ठीक है। अब हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसे आप प्रश्न अनुसार कर दो, ठीक है। ये ABCD त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है आपके पास x + 30 का होल स्क्वायर, AB कितना है x + 20 का होल स्क्वायर, और BC कितना है x का होल स्क्वायर। x + 30 का होल स्क्वायर यानी A² + 2AB + B² होल स्क्वायर सरसमी का लगानी यहाँ पर, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2 को दोनों से गुणा करो, 30 दूनी 60x, और 30 का स्क्वायर होता है 900। यहाँ पर भी सरसमी का लगाओ, x² प्लस 2 को 20 से गुणा किया 40x प्लस 20 का स्क्वायर 400, और ये x² तो यहाँ क्या आ जाएगा x² से x² कट गया, यहाँ 60x और 900 उधर भेज दो। यहाँ पर क्या बचा है ये x² प्लस 40x, ये 60x इधर आएंगे तो माइनस के 60x प्लस 400, और ये प्लस के 900 इधर आए तो माइनस के 900। चलो सरल करो, x² बराबर क्या बचा है 0। इसको सरल करोगे तो आ जाएगा आपके पास -20x, और 400 में से 900 गए तो -500 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो अब अगला सवाल है, दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत कैसे हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 56 है, तो दोनों पूर्णांक याद करो। देखो ये सवाल है, यहाँ पर सवाल की भाषा क्या बदलेगी,
यहाँ इसने पूछा है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, जैसे 3 4 हो गया, 2 3 हो गया, 5 6 हो गया, ये लगातार धनात्मक पूर्णांक है। जैसे भाई इसको मैंने x मान लिया तो इसको क्या मानूंगा भाई, ये 5 को x माना तो 6 क्या होगा, x में 1 जोड़ूंगा, यानी पहली संख्या हमारे पास क्या होगी x और दूसरी क्या होगी x+1। अगर ये का ये सवाल पूछ ले दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक, क्या पूछ ले सम, सम जैसे कोई भी दो सम संख्या ले लो, जैसे 4 और 6, तो ये आपका x होगा और ये आपका क्या होगा x+2। विषम का पूछ ले, जैसे 5 और 7 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा x और ये कितना होगा x+2। तो ध्यान देना है, क्रमागत का पूछे तो x और x+1, अगर शब्द आ जाए सम या विषम तो x और x+ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 56 है, तो प्रश्न अनुसार इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 56 होगा। कितना होगा, तो हमें दोनों पूर्णांक क्या करने ज्ञात करने। चलो x को x से गुणा किया तो हो गया x² और x को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया x, ये प्लस के 56 इधर आए तो हो जाएंगे माइनस के, बराबर क्या है 0। चलो इसको हल करो, गुणा करने पर 56 और घटाने पर 1, तो 8 को 7 से गुणा किया 56 और 8 में से 7 गया, क्या जाएगा 8 में से 7 गया 1। चलो ये 56 और ये 1, चलो प्लस का प्लस x की जगह एक बार तो 8x और एक बार प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दूसरी बार क्या जाएगा आपका 7x, -56 बराबर क्या जाएगा 0। चलो यहाँ से कॉमन लो, कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो x आएगा, पीछे बचा x प्लस x बार आ गया, पीछे क्या बचा 8। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से देखो एक तो माइनस है, यहाँ आगे माइनस आ रहा है तो आगे माइनस आएगा, पीछे वाला नहीं देखना है, आगे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। चलो 7 में 7 का भाग एक बार गया, पीछे कौन बचा x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 7 का भाग 56 में गया 8 बार, ये दोनों संख्या क्या आएगी समान आएगी, तो x+8 और x-7 ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे मूल आ जाएंगे। इन्हें हमें पूर्णांक ज्ञात करने ना, दोनों पूर्णांक ज्ञात करने। चलो आगे हल करो, x+8 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा -8। देखो धनात्मक पूर्णांक का बोला है तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता, यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक अमान्य, ऋणात्मक अमान्य, क्योंकि हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, और x-7 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, अब पहली संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी 8, और इन दोनों का गुणा करो कितना आएंगे 56 आएंगे। चलो अगला नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको क्या करने मूल ज्ञात करने। देखो भाई पूर्ण वर्ग विधि, चलो यहाँ करते हैं पूर्ण वर्ग विधि, x² + 4x - 5 बराबर क्या है 0। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं कि भाई जो भी x² के गुणे में होता है उसका भाग सभी पदों में देते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है, एक है तो एक का भाग दो कि सभी पदों में यही आएगा। और उसके बाद सेकंड जो पद होता है, जो कोई स्टेप होता है, वो क्या होता है, ये जो पद है सी वाला उसको वहाँ भेजते हैं, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि जो बी का पद है ये x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का क्या करते हैं आधा, x के गुणे में क्या है 4, 4 का आधा क्या होगा 2, उसके वर्ग को हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, यानी इसका वर्ग 2 को यहाँ पर भी जोड़ा और 2 को हमने क्या किया यहाँ पर भी जोड़ा, यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इसका आधा किया यहाँ पर भी जोड़ दिया, इसका आधा यहाँ पर भी जोड़ दिया। चलो देखो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सरल नहीं करना है, यहाँ x² + 4x + 2 का स्क्वायर है ना, उसको सरसमीका में बदलना है, या मतलब ये a² + 2ab + b² है, इसको बदलना आपको a + b के होल स्क्वायर के रूप में। आप सरसमीका खोलोगे उसको तो ये आएगा, लेकिन अब सरसमीका खोली हुई है नहीं इसके गुणनखंड करने, तो हमें पता है ये a² और ये b² ये 2ab है, तो a + b का होल स्क्वायर होगा, यहाँ लिख दो आप x + 2 का होल स्क्वायर और 5 का 5 + 2 का स्क्वायर हो गया है 4, ये x + 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा यहाँ लगेगा आपके पास ±√9, और x + 2 बराबर आ जाएगा आपका ±3, √9 का मान क्या होता है 3।
चलो प्लस के 2 उधर गए तो माइनस के x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 और प्लस के 2 इधर आए तो माइनस के। अब एक बार तो आपको लेना है प्लस, एक बार क्या लेना है माइनस। चलो x बराबर प्लस लोगे तो 3 प्लस के माइनस के 2 x का मान क्या आया 1 आया, और माइनस लोगे तो x बराबर हो जाएगा -3 -2 x का मान क्या आएगा -5। तो ये पूर्ण वर्ग विधि आ जाएगा एग्जाम में, तो इस तरह ज्ञात करनी है। चलो नेक्स्ट सवाल, ठीक है। श्रीधर आचार्य सूत्र से आपको क्या करना है मूल ज्ञात करने हैं। चलो श्रीधर आचार्य से आपको क्या करना है मूल ज्ञात करने। समीकरण दे रखा है आपके पास, समीकरण क्या दे रखा है आपके पास, समीकरण दे रखे हैं आपके पास में 9x² + 7x - 2 ये दे रखा है 9x² + 7x - 2। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x बराबर क्या होता है -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। x बराबर माइनस का माइनस, b का मान यहाँ क्या है 7। चलो b² करो 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ क्या है 9 और सी का मान यहाँ क्या है -2। कितना है -2। चलो आगे देखो, अपॉन 2a करना है ना, ये 2 × 9, ठीक है। चलो आगे प्लस माइनस का प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 चौक 36, 36 दूनी हो जाएंगे 72 बट्टा 9 दूनी कितना हो गया 18। तो x बराबर प्लस माइनस 49 और 72 जोड़ो 9 और 2 11, 1 हासिल का 1, 5 और 7 हो जाएंगे 12, 121 बट्टा कितने हैं 18। तो x बराबर आ जाएगा प्लस -7 प्लस माइनस और रूट 121 का मान होता है 11, कितना होता है 11 बट्टा कितना है 8। एक बार लेना है प्लस, चलो प्लस लेने पर x बराबर जाएगा -7 + 11 बट्टा 18, यानी 11 में से 7 गए पीछे बचे 4 बट्टा 18 यानी 2 बट्टा 9। माइनस लेने पर, चलो माइनस लेने पर -7 -11 बट्टा 18 -17 और -11 हो जाएंगे -18 बट्टा 18, इन्हें आंसर क्या आ जाएगा -1 और 2 बट्टा 9। ये आपके क्या आ जाएंगे आंसर। चलो अगला सवाल है, छठा सवाल। द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण px² + x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। देखो भाई यहाँ पहले हम ज्ञात करेंगे p का मान। एक मूल कितना दे रखा है -5। देखो एक मूल का मतलब x का मान -5 है, ठीक है। और सवाल दे रखा है 2x² + px - 15 बराबर क्या है 0, 2 का 2, x का मान है -5 का स्क्वायर प्लस p का p, ये हो जाएगा -5 -15 बराबर क्या है 0। तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 दूनी कितने हो गए 50, प्लस माइनस -5p और -15 के -15 बराबर क्या हो गया 0। चलो 50 में से 15 गए, 50 में से 15 गए हो जाएंगे 35 -5p बराबर 0। चलो 35 प्लस के उधर गए तो माइनस के 35, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, p का मान आ जाएगा 35 बट्टा 5, यानी 5 का भाग दोगे तो p का मान क्या आया है 7 है। p का मान क्या आया है 7 है। चलो आगे हम करते हैं। यहाँ पर दी का समीकरण ये दे रखा है px² + x + k बराबर 0 है तो के मूल समान है, मूल समान यानी b² - 4ac का मान 0 तो k का मान ज्ञात करना। चलो p को x से गुणा किया px² यानी p का मान क्या आ चुका है हमारे पास 7 आ चुका है ना, x² + x + k बराबर 0। चलो 7 को x से गुणा किया 7x², 7 को x से गुणा किया 7x
प्लस के बराबर क्या है 0। अब प्रश्न कह रहा है मूल समान यानी डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। चलो बी क्या है यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू ए का मान क्या है 7 और सी का मान क्या है के। हम इस के का मान क्या करना है ज्ञात। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस ये कितने हो गए 7 चौक 28 के बराबर 0। तो 49 प्लस के उधर गए तो माइनस के 49, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट, के बराबर जाएगा 49/28। देखो दोनों में 7 का भाग जा रहा है तो के का मान इसमें गया 7 बार, इसमें गया 4 बार, तो के का मान आपके पास आ जाएगा 7/4। के का मान क्या आएगा 7/4। चलो अगला सवाल है। चलो अगला सवाल नेक्स्ट है आपके समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर के विविध कर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करो। यानी आपको पहले विविध कर ज्ञात करना है, डी का मान, फिर प्रकृति देखनी है, उसके बाद अगर वास्तविक है तो मूल भी क्या करने आपको ज्ञात करने। तो देखो समीकरण दे रखा है आपके पास 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर क्या है 0। देखो भाई बट्टे में 3 है तो सभी को 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 9x², ये हो जाएंगे माइनस 6x और 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएंगे, पीछे बचेगा 1। अब हम ज्ञात करते हैं विविध कर। क्या ज्ञात करते हैं विविध कर यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 यानी ये डी का मान है। किसका मान है डी। पहले विविध कर ज्ञात करेंगे फिर प्रकृति देखेंगे, उसके बाद वास्तविक होगी तो नहीं ज्ञात कर लेंगे। चलो बी का मान यहाँ पर है माइनस का 6, 4 इंटू ए का मान है 9 इंटू सी का मान है 1। ठीक है सर बराबर 0 नहीं आएगा, विविध कर डी ज्ञात करना है ना, तो मूल समान होते हैं तो बराबर 0 आता है। चलो माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 9 चौक 36, डी का मान आपके पास क्या आया 0 आया। डी यानी विविध कर क्या आया 0, तो विविध कर डी का मान 0 आया तो मूल कैसे होंगे वास्तविक व बराबर, वास्तविक व समान। ठीक है अब इसके क्या ज्ञात करने में मूल ज्ञात करने। ये कह रहा है अगर वास्तविक हो तो नहीं क्या करो ज्ञात करो, तो फॉर्मूला लगा लो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो x बराबर माइनस का माइनस b का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac को हमने हल कर दिया, उत्तर क्या है 0। 2 इंटू ए का मान क्या है 9, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल होता है 0 और 9 दूनी कितने हो गए 18। तो एक बार आपको प्लस लेना है, प्लस लोगे तो क्या आ जाएगा 6 और 0 होंगे जाएंगे 6/18 यानी 1/1 इसका भाग दो 6 का 3 कितना आएगा 1/3 और माइनस लोगे तो 6 में से 0 गया 6/18 यानी आंसर क्या आएंगे 1/3 1/3। ये इसके क्या होंगे मूल, ये हो गया विविध कर, ये होगी इसकी प्रकृति। इसी प्रकार ये हमारी चौथी प्रश्नावली होती है समान। किताब में जो सवाल है भाई देखो सवाल वैसे 100% है, इनमें से बाहर जाने वाला नहीं है। बाहर क्या जाएगा संख्या बदलेगी, कोई भी भाषा का एक सवाल आएगा आ सकता है, जरूरी नहीं आए ना आए, लेकिन उसको आपको समीकरण में बदलना आना चाहिए। ठीक है इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है अब नेक्स्ट प्रश्नावली आपके लेते हैं तीसरी प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्नावली आपके ले लेते हैं अभी तीसरी। चलो देखो आपकी तीसरी प्रश्नावली है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें मान के चलो कि आपका एक ग्राफ आएगा, क्या आएगा ग्राफ आएगा। ठीक है देखो भाई आपको बता देता हूँ, किसी विद्यार्थी को अगर ग्राफ नहीं आता है और जिसको ग्राफ आता है उसके लिए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो मैंने एक पूरा एक वीडियो अलग से ग्राफ के ऊपर बनाया रखा है। 4.1 प्रश्नावली आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे मेरी चौथी प्रश्नावली। ठीक है वैसे वहाँ पर RBSC का कोर्स डाला हुआ है। ठीक है जो पिछले 4 साल जो बुक चलती थी ठीक है वो डाली गई है, लेकिन वो और ये मतलब जो ग्राफ जो है वो समान ही आता है, जो इनकी नियम व शर्तें हैं वो तो समान ही है भाई, तो आप समझ लेना उससे। जिसको ग्राफ नहीं आता है ठीक है वो
और जो शर्तें दे रखी है, मैं एक बार आपको सभी को सजेस्ट करता हूँ कि 4.1 का एक ही सवाल करवाया मैंने आपको। वहाँ पर कितना करवाया है? एक ही सवाल करवाया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 या 7 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो एक बार उस 10 मिनट की वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। उसके बाद आप ये पेपर पढ़ लो, मेरी गारंटी है आपको इस जैसे सारी शर्तें हैं ना वो समझ में आ जाएगी और सारे समझ में आ जाएंगे आपको सारे सवाल, ठीक है। सिर्फ वो 10 मिनट का वीडियो है इसी प्रश्नावली का, वो मतलब बेसिक है, हम कह सकते हैं वो क्या है, बेसिक है। वो अगर आपको आ गया ना तो आपके एग्जाम में मान लो इनमें से कोई मान लो ऐसे सवाल आ गया, वैसे इनमें से सारे सवाल है, नहीं भी आ गया ना तो भी आपका हल हो जाएगा। देखो अभी हम करते हैं, सवाल है निम्नलिखित में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि है। देखो चौथी प्रश्नावली हमने पढ़ा था, हल करने की विधि नहीं है, उसमें आ गया था गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात समीकरण और उसके बाद प्रतिस्थापन नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो इसमें से भी ये सवाल बनता है भाषा वाला कि कौन सी हल करने की विधि है, तो वज्र गुणन है, प्रतिस्थापन भी है, विलोपन भी है, यहाँ क्या आ गया उपयुक्त सभी। और यहाँ पूछ ले दो समीकरणों के हल करने की विधि नहीं है, तो यहाँ उपयुक्त सभी की जगह कुछ भी आ सकता है, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण सूत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 3 विधियाँ होती है, ठीक है, दो समीकरणों को हल करने की। अगला सवाल होता है एक रैखिक समीकरण की घात होती है, तो रैखिक समीकरण की घात जो होती है वो होती है 1। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? 1। और आपको द्विघात का पूछ रहे तो 2 होगी, ठीक है। अगला सवाल है समीकरण 2x + y = 7 के हल होंगे, मतलब कितने हल होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे सवाल 2x + y बराबर कितना है? 7। चलो मान लो यहाँ y बराबर रखो आप 7 - 2x होगा, ये x के मान रखो, y के कितने मान होते हैं? देखो 1 रखोगे यहाँ पर तो 7 में से 2 गए 5, 2 रख लिए, क्या रख लिए? 2, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए कितने आ गए? 3, 3 रखो, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1 आ गए, और रख दो 4 रख दो, 4 दूनी 8, 7 में से 8 गए, यानी जितने मान रखोगे उतने मान आएंगे, यानी इसके कितने मान आ सकते हैं? अनंत मान आ सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन क्या दे रखा है? अपरिमित रूप से अनेक हल। चलो अगला सवाल है यदि इकाई अंक p और दाई अंक q हो तो 2 अंकों वाली संख्या होगी, ठीक है। तो देखो हमें पता है, जैसे कि मैंने कोई भी संख्या लिखी, मान लो 27 लिखी, क्या लिखा है मैंने? 27। तो 27 को मैं किस प्रकार लिखूंगा? 20 + 7, क्या लिखूंगा भाई? 20 + 7 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? ये तो मेरा है इकाई अंक और ये मेरा है दाई अंक। अगर मैं इसको वापस और विस्तार से खोलूं तो 20 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? 10 × 2, 10 × 2 प्लस क्या होगा? 7। तो ये तो क्या है? दहाई का अंक 2 और ये इकाई का अंक 7। तो फॉर्मूला क्या बनता है? 10 × दहाई प्लस इकाई इंटू 1 भी कर सकते हो, क्योंकि 1 को गुणा करो तो वो का वो आएगा, यानी आपका फॉर्मूला क्या है? 10 × दाई और इकाई × 1। अभी प्रश्न क्या पूछ रहा है? इकाई अंक क्या है? p और दाई अंक क्या है? q। तो दाई अंक यहाँ पर क्या है? q और इकाई अंक क्या है? p। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी? 10q + p। इसमें 10q + p वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं x + y = 5, x + y बराबर कितना दे रखा है? 5, और x - y बराबर कितना दे रखा है? 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर हल याद करने, x + y = 5 और x - y बराबर क्या है? 1। चलो तो देखो इसको हम विलोपन विधि से करते हैं, y से भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, x और x कितना हो गया? 2x, 5 और ये कितने हो गए? 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, यानी x का मान क्या आया? 3। x और y को दोनों को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 5। x का मान क्या है? 3, तो y का मान क्या आ जाएगा? 2, यानी x का मान 3 और y का मान 2 आपका क्या है? उत्तर, ठीक है। चलो अगला सवाल, खाली स्थान आएंगे इसमें से, तो खाली स्थान मैंने दिए हैं, ठीक है। चलो खाली स्थान करते हैं अभी। ये कह रहा है x = 5 रैखिक आलेख खाली स्थान x के समांतर होगा। तो ध्यान दें x बराबर कितना है? 5। जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, x का मान कितना दे रखा है? 5, यानी x का मान 5 यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ आलेख बनाऊंगा तो ये किसके समांतर होगा? y अक्ष के। अगर आपको यहाँ y का पद दे दे और पूछे रैखिक आलेख किस अक्ष के समांतर होगा, तो x अक्ष के होगा।
और x का मान दे रखा है तो किसके x के समांतर होगा, y x के समांतर होगा। अगला सवाल है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का रैखिक समीकरण युग्म संगत है। कैसा है, संगत। ठीक है, देखो भाई इन सवालों में क्या है, अगर आपको पूछे समीकरण का हल, अगर हल पूछे तो आपको लिखना है अनेक हल है या कोई हल नहीं है या एक अद्वितीय हल है। अगर आपको सिर्फ पूछे युग्म कैसे हैं, संगत है या असंगत, मतलब आपको पूछे रैखिक समीकरण की प्रकृति कैसी है, तो संगत है असंगत हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफ का पूछे तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, सरेख हो जाएगा यानी संपाती, और तीसरा होता है समांतर। आपको यहाँ पर हल का पूछे तो अनेक हल, कोई हल नहीं, और अद्वितीय हल आएगा। अगर आपको सिर्फ पूछा है रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है तो संगत या असंगत आएगा। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल है, 3x + 4y = 25 में x का मान -1 रखने पर y का मान होगा। ये 3x + 4y बराबर क्या है 25, x का मान कितना रखना है, -1 रखना है। चलो 3 को -1 से गुणा किया तो 3 + 4y बराबर 25, माइनस के 3 उधर गए तो प्लस के 25 और 3 कितने हो गए 28। चलो y का मान क्या आया, y का मान आया 7, y का मान क्या आ गया 7 आ गया। अगला है बिंदु 3, -7 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो वैसे ये आपके 7वीं प्रश्नावली का सवाल है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपके आलेख बनाते हो ग्राफ जिसमें आता है, ये पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर तो होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ होता है आपका प्लस कॉमा माइनस। तो देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। यहाँ क्या है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस किस में आ रहे हैं चौथे चतुर्थांश में, तो यहाँ आ जाएगा आपका चौथा। ठीक है, चौथा चतुर्थांश। अगला सवाल, अगला कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी, यदि पुत्र की आयु कितनी x, तो पिता कितना 3 गुना है, पिता की आयु कितनी है y, तो ये हो जाएगी 3y, यानी पुत्र तो है, सॉरी ध्यान दो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु क्या है x और पिता की आयु क्या है y, पिता की आयु कितनी है y और पुत्र से पिता कितना है 3 गुना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x, y बराबर क्या होगा 3x। तो इसका बीज गणित रूप होगा, तो y बराबर 3x लिख सकते हो, और या फिर आप लिख सकते हो y प्लस का इधर आया तो माइनस का, यानी 3x - y बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, चलो देखो जैसे मान लो बेटा 10 साल का है तो पापा कितने हो गए 30 साल के हुए कि नहीं हुए, तो पुत्र की आयु x है और पिता की y है, तो ये देख लो सीधा उदाहरण पड़ा है। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगले सवाल है, ध्यान देना भाई 3 सवाल है, तीनों ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, कि किस मान के लिए युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब पूछ रहा है समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो आपके पास देखो 3 शर्तें होती हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो अद्वितीय हल होता है। तब दूसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये शर्त कब होती है आपके पास, जब रेखाएं होती है आपके पास समांतर, यानी हल जो होते हैं कोई हल नहीं होता है तब। ठीक है, कोई हल नहीं हो तब। और तीसरी जो शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होते अनेक हल होने पर। ठीक है, चलो ये 3 शर्तें ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा कोई हल नहीं है तो a1/a2 यहाँ आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो a1 का मान यहाँ पर x के गुणे में क्या है 1, a2 इन x के गुणे में क्या है 2, b1 y के गुणे में क्या है 1 और b2 y के गुणे में क्या है k। चलो k का मान ज्ञात करना, वज्र गुणा कर लो, k को 1 से गुणा किया k और 2 को 1 से गुणा किया 2, k का मान कितना आ गया 2, आंसर आ गया है अपना। चलो अगला सवाल है, ये कह रहा है पी के किस मान के लिए अनंत हल होंगे, तो अनंत हल होने के लिए शर्त है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ध्यान देना इन तीनों शर्त में से एक शर्त 100% आने वाली है, कोट के चले जाओ। ठीक है, तीनों शर्तों में से एक शर्त आएगी और उसका सवाल आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ये 3 है और ये कितना है p। ठीक है,
और b1 का मान है माइनस का 2 और b2 का मान है 5। चलो बाकी इसे मतलब नहीं, क्योंकि हमें p का मान ज्ञात करना है। जो यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा -2p और ये हो जाएंगे 5 दिया 15, तो p का मान यहाँ आ जाएगा 15 बट्टा -2 यानी p बराबर -15/2। चलो अगला सवाल, ये कह रहा अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल के लिए शर्त है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो a1 आपके पास t है, a2 आपके पास 6 है, b1 आपके पास -1 है और b2 आपके पास -2 है। तो माइनस से माइनस तो क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू आएगा, बीच में कट हो गया। चलो वज्र गुणा करो, t को 2 से गुणा किया तो 2t और 6 को 1 से गुणा किया तो नॉट इक्वल टू 6। t बराबर आ जाएगा आपके, t नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6/2 यानी t नॉट इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी 3 के अलावा कुछ भी मान हो सकते हैं। आपको हल क्या लिखना है यहाँ पर, t नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है तो 3 के अलावा कोई भी हल हो सकता है। चलो अगला सवाल, ये पूछ रहा है कि समीकरण x बराबर दे रखा है 1/2 y - 2 और y बराबर दे रखा है 1 - x के हल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, हल यानी x y के मान ज्ञात करने। चलो ये y का मान इसमें रख दो, 1/2 y का मान क्या है 1 - x, ये -2। चलो सबसे पहले यहाँ क्या कर लो, यहाँ बट्टे में 2 है ना तो सभी को 2 से गुणा कर लो, तो यहाँ 2x हो जाएंगे, ये 2x कट जाएंगे, पीछे बचेगा आपका 1 - x और यहाँ 2 से गुणा किया तो हो गया 4। ठीक है, बट्टे में 2 है ना तो सभी को 2 से गुणा कर लो। चलो ये 2x बराबर ये 1 - x -4, तो 2x ये माइनस का x इधर आया तो प्लस का x और 1 में से 4 गए, पीछे बचे -3, 2x और x कितने हो गए 3x बराबर -3, x का मान आ जाएगा -3/3, x का मान क्या आया -1। अब -1 यहाँ लगा लो इस समीकरण में, तो y बराबर 1 - x की जगह आएगा -1, तो y का मान आ गया 1 - +1, y का मान क्या आ जाएगा आपके पास 2, y का मान क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल है अगला, ठीक है, सवाल कटे हुए कैसे। चलो अगला सवाल है, समीकरण 5x - 3y बराबर -2 6x + y - 2 का संगत है या असंगत, ये पूछा है हमें, संगत है या असंगत। तो हमें लगाना a1/a2, याद करो a1 क्या है यहाँ पर 5 और a2 क्या है 6। चलो b1/b2 याद करो, b1 है -3 और b2 है आपका 1, यानी ये दोनों समान आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका जो हल होता है वो कैसा होता है संगत। इसकी प्रकृति कैसी होती है, हल जो होता है संगत होता है। चलो अगला सवाल है, समीकरण दे रखे 2x + y - 3 और 2x - 3y - 7 बराबर क्या है 0। ठीक है, ये दो समीकरण है, आपको विलोपन विधि से क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, चलो बराबर 0। ठीक है, तो माइनस के 3 इधर गए तो प्लस के, और माइनस के साथ उधर गए तो प्लस के साथ। दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों को लिख दो आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलो 2x - 3y, पहले कि आप किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है, 2x + y बराबर क्या हो जाएगा 0। चलो निशान बदल दो, ये हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x तो माइनस के 3 और माइनस का 1 हो जाएगा -4y और 7 में से 0 गया, पीछे बचा 7, y का मान आ जाएगा ये 4/-4 यानी -7/4, y का मान क्या आ जाएगा -7/4। चलो y का मान रख दो यहाँ पर, इसी में भी रख लो, एक में रख दो। चलो एक में रख देते हैं। ठीक है, यानी 2x, y का मान कितना -7/4 बराबर 0। तो माइनस के 7/4 उधर गए तो प्लस के हो जाएंगे 7/4 और ये इंटू की संख्या आ जाएगी बट्टे में, यानी 7/2 × 4, यानी x का मान क्या हो जाएगा 7/8। x का मान क्या होगा 7/8। ठीक है, चलो
यही आ रहा है उत्तर, यहाँ आप जांच कर सकते हो। 7/8 रखो x का मान, चलो 7/8 प्लस y का मान क्या है -7 यहाँ आ जाएगा -7/4, तो 7/4 में से 7/4 गए 0, सही, ठीक है। अगला सवाल है आपके, ये भाई 1-2 सवाल आगे कटे हुए हैं। 5वां सवाल आपका है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 6ठा सवाल यहाँ पर है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, सॉरी वज्र गुणन से हल करना है। और 7वां जो सवाल है वो ग्राफ का है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राफ का सवाल मैंने आपको कह दिया है कि आपको कहाँ मिल जाएगा, ग्राफ का सवाल आपको कहाँ मिल जाएगा, ग्राफ का सवाल आपको मिल जाएगा, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला गया है, ठीक है। एक प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली शुरू की तब कहा था मैंने, वहाँ से आपको ग्राफ का सवाल मिल जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि आप पढ़ के जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपके सवाल आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं अलग से वीडियो इन तीनों वीडियो के ऊपर डाल दूंगा एक, ठीक है। बाकी आप ये 3 विधियाँ पढ़ के जाना, एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, और ये 4 सवाल आपके, ठीक है। इन चारों में से ग्राफ तो 100% आएगा, मान के चलो, तो वो वीडियो पूरा देख लेना, सब समझ आ जाएगा आपको। और इन 3 विधियों में से एक विधि एग्जाम के अंदर आएगी। विलोपन मैंने समझा दी है, प्रतिस्थापन वज्र गुणन के लिए अगर किसी को समझना हो, देखो यहाँ कटे हुए, वरना मैं हाथ करवा देता प्रश्न, ठीक है, इसलिए आप कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।